Hello everyone. I hope everybody is doing all right. I welcome you all to daily and monthly current affairs from Vision's daily current affairs which they put and the monthly magazines which they come out of. ठीक है, which they come out with. ठीक है, monthly magazines. चलो, तो अपन इसके अंदर क्या सिंपल सा प्रोसेस है भाई. अभी जो है इस वीडियो के अंदर अपन एथिक्स और कल्चर वाला पार्ट जो उनकी मार्च की मैगजीन है, मार्च का जो इशू है, ठीक है, उस इशू से अपन एथिक्स प्लस कल्चर वाला जो पार्ट है इन दोनों पार्ट को कवर करेंगे, है ना. इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के अंदर आपको पता ही होगा कि भाई ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पे ये जो विजन वाले हैं ये थोड़ा लेट निकालते हैं, ठीक है, अपने करंट अफेयर्स वगैरह लेट निकालते हैं. तो जो एक तो संडे को निकालते नहीं है, अब मंडे को भी जो निकाले थे 24 को भी जो निकाले थे वो कुछ 8 PM के आसपास का भी निकाले थे, ठीक है. तो 8 PM के आसपास निकाले थे शाम को. तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सुबह में 8 बजे तो मैं बना नहीं सकता जब चीज़ निकली शाम को 8 बजे, ठीक है. तो इसीलिए ये जो है ये करंट अफेयर्स विजन के जो होते हैं ये अगले दिन बनते हैं, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे बनते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक दिन बाद अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह देखोगे तो वो कोई बासी हो जाएंगे ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं. और प्लस इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जैसे पेपर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि अपना डायरेक्टली काम की नहीं होती, वहीं ये यहाँ पे जो है PIB PRS वगैरह काफ़ी सारी मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक जेस्ट वगैरह डाल देते हैं जो कि अपना डायरेक्टली काम का होता है ना. ठीक है, तो लेट स्टार्ट. 23 एंड 24 अप्रैल का 2023, ठीक है, करंट अफेयर्स. इसके अंदर क्या चीज़ है न्यूज़ टुडे. सबसे पहले यहाँ पे जो है केशवानंद भारती केस को कितने 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है. व्हाट वाज द केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस इज नोन एज द लैंडमार्क जजमेंट विच लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है. तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यहाँ से आया था. केशवानंद भारती केस के अंदर क्या होता है, केशवानंद भारती केस के अंदर जो है क्वेश्चन करा गया था केरला को, ठीक है, केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो स्टेट ऑफ केरला इसके अगेंस्ट में ही था. और यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर वगैरह यूनियन वगैरह के ऊपर भी गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला था. फिर उन्होंने बोला था कि भाई अपन को एक बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है. और उसके अलावा एक बात ये भी बोली थी कि जो है कुछ एक इस बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होगी. तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ भी ऐसे प्रोफाउंड मतलब जैसे डेफिनेशन तो चलो ये दी थी कि भाई दीज आर द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड. समझ में आया, ठीक है, फॉर एवर. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज कि ये जो अब जो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स वगैरह आएंगे ये पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन आएगा विच आर द पॉइंट्स विच कम इनटू दिस, ठीक है. तो इसका इन्होंने जवाब दिया था कि ये पॉइंट्स हम आपको बताते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन केशवानंद भारती केस के अंदर बन गया, बना नहीं है, बन रहा है. समझ में आया, वहाँ पे बनना शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक बन ही रहा है. मल्टीपल अलग अलग केसेस होते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये वाला पॉइंट भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. इस तरीके से चलते जाते हैं, है ना. तो कुछ एक पॉइंट जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना. तो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई अपन को प्रेसिडेंशियल पे चले जाना चाहिए. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा जुडिशल रिव्यू, है ना. तो 9 शेड्यूल वगैरह को हटा दिया गया था. जुडिशियल रिव्यू के अलावा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, है ना. उसके अलावा और भी ऐसे अदर पॉइंट्स है जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट सफराज वगैरह, ये सारे पॉइंट्स है ना. चलो, तो दिस एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू का स्कोप एक्सपैंड हुआ था. बट ऑब्वियसली बात है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हेल्प इन प्रिजर्विंग द इंटीग्रल फिलोसफीज ऑफ इट्स फ्रेमर्स, ठीक है. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उनकी जो फिलोसफीज थी, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे मदद करी ही. उसके अलावा जो है चेक ऑन पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो आर्बिट्ररी पावर है, ठीक है, पार्लियामेंट की कोई आर्बिट्ररी पावर क्रिएट ना हो जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोलिंग मेजर है. समझ में आया, गुड. सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह मैंने यहाँ बता दिया आपको, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना. फिर बाद में कुछ और अलग अलग सेवरल केसेस और भी आए थे,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे किहोतो होलोहन दे रखा है, किहोतो होलोहन के अलावा मिनर्वा मिल्स बहुत प्रोमिनेंट केस हुआ, मिनर्वा मिल्स के अलावा और जो है यहाँ पे चंद्र कुमार दे रखा है ये, ठीक है। इनके अलावा और भी है, जैसे मेनका गांधी है, ठीक है, मेनका गांधी और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट केस हुआ, ठीक है, मेनका गांधी, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ केसेज हैं। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लान्स नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर सेंसर्स। ना गुड। अब इस न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ है, तो ग्राउंड वाटर जो है अक्सर अपन सुनते रहते हैं कि भाई ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वगैरह हो रहा है ना। और इस डिप्लीशन के प्राइमरी रीजंस क्या क्या हैं, एक तो इंडस्ट्रियल यूज़ है ना, दूसरा जो हाउस होल्ड के अंदर जो यूज़ आता है, ठीक है, नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर, उसके अलावा तीसरा एग्रीकल्चर का यूज़, ठीक है। तो प्राइमरी रीजंस यही है, यही तीन है ना। इन तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि अगर डेटा की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर जो इरीगेशन होता है, तो 2/3 इरीगेशन की जो नीड्स है वो कहाँ से मेट होती है, ग्राउंड वाटर से ही मेट होती है, समझ में आया। उसके अलावा हाउस होल्ड्स के अंदर अपन बात करें तो 80% जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, अपन ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो ग्राउंड वाटर से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियस उसके बाद फिर अपन जो भी आरओ वगैरह लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, जो भी मतलब वो जो भी है, लेकिन जो पानी है आरओ के अंदर भी जो पानी है कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर से आ रहा है, समझना। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर देखो, ग्राउंड वाटर या एक्विफायर वगैरह ये एक ऐसी चीज़ होती है जैसे ये अपनी ज़मीन है, सरफेस है ना, इसके नीचे काफ़ी सारे अलग अलग लेयर्स हैं, और उसके नीचे यहाँ पर जो है एक एक्विफायर होता है, फिर नीचे बेड रॉक वगैरह वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्विफायर होता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है ना। अब यहीं पे अपन कई बार आपने सुना होगा बोरवेल की मोटर लगाई वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बोरवेल क्या चीज़ होती है, बोरवेल यहीं से पानी अपन खींच रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो है इसके जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में दो इश्यूज़ हैं। एक तो डिप्लीशन मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरा इशू ये है, डिप्लीशन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ना, डिप्लीशन मतलब कम होना, ठीक है। दूसरा इशू ये होता है कि इसके क्वालिटी डिप्लीट होना या फिर क्वालिटी ख़राब होना, या फिर यहाँ पर जो है कुछ ऐसे सब्सटेंस वगैरह मिक्स हो जाते हैं, समझ में आया। तो इसको आप कह सकते हो कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो गया एक तरीके से, समझ में आया। तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, तो ये जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इशू होता है इससे भी। जैसे कि बीच में कई बार आता है कि भाई बिहार के पानी में अपन को जो है यूरेनियम मिल रहा है, समझ में आया, ठीक है। या फिर जो है कुछ एक जगहों पर आता है कि भाई यहाँ पर पानी में जिंक है, यहाँ पर पानी में लेड है, समझ में आया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ठीक है, जिंक, अब जैसे अपन जिंक की गोलियां वगैरह खाते हैं, जिंक की जो भी अपन जैसे बीमार होते हैं तो जिंक के जो भी पाउडर वगैरह लेते हैं, तो एक मात्रा में जब ज़रूरत है तब जिंक ठीक है, एक लिमिटेड मात्रा के अंदर जिंक वगैरह ठीक है, बट उससे ज़्यादा एक्सेसिव हो तो इशूजनक है, समझ में आया। उसके अलावा लेड तो टॉक्सिक है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है भाई समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लान्स नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर सेंसर्स। तो इसीलिए यहाँ पर जो है नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर सेंसर्स, अलग अलग ग्राउंड वाटर सेंसर्स लगाए जाएंगे, अलग अलग सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, अलग अलग जो स्टेट्स वगैरह हैं उन सब के अंदर लगाए जाएंगे, ताकि एक तो क्वालिटी देखी जा सके, कंटैमिनेशन लेवल वगैरह देखा जा सके कि भाई कितना कंटैमिनेशन वगैरह हो रहा है, और दूसरा कितना ग्राउंड वाटर एग्जैक्टली है। तो इससे क्या चीज़ होगी, एक तो ग्राउंड वाटर की फोरकास्ट फार्मर्स को आराम से दे सकेंगे कि भाई अभी ग्राउंड वाटर है नहीं है, अभी आप यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो एक्सट्रैक्शन पॉलिसी है स्टेट्स की, उनको भी वो जो है स्टेट्स को भी आसानी से वो एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं अगर उनके पास डेटा होगा। भी डेटा ही नहीं है, खाली हुई मतलब जो है ऐसे ही सोचे जा रहे हैं कि भाई गर्मी है ग्राउंड वाटर कम होगा, सर्दी है ग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा। अरे सोचने से क्या होता है, किस जगह पे कम है किस जगह पे ज़्यादा है, पूरा प्रॉपर डेटा हो तब तो बात हो, समझ में आया। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा था जो मैंने आपको बताया कि भाई लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है इंडिया, 80% ड्रिंकिंग वाटर अपन यहीं से लेते हैं, 2/3 इरीगेशन नीड्स अपन यहीं से फुलफिल करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का डेटा है, और लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र ये भी इन्होंने कहा है, समझ में आया। इसके लिए अपन ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, तो प्रॉपर एक पूरी मिनिस्ट्री अपन ने बना रखी है, ठीक है। इसके अलावा जो है अटल भूजल योजना, ठीक है, इसको याद रखना। वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, मुझे नहीं लगता कि भाई इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अटल भूजल, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, भूजले भूतले, ठीक है, भू और भूतल वगैरह, और भू से तो अपन वर्ड समझते हैं कि भाई यार ये तो मतलब जो है ज़मीन वगैरह से रिलेटेड है ना। जल का मतलब पानी से रिलेटेड होता है, तो ज़मीन के अंदर का पानी या ज़मीन का पानी जो भी, ठीक है। तो भूजल कोई बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, बट मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा अटल भूजल योजना। मेंस के अंदर इसको याद रखना है कि भाई ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के लिए अपन ने क्या अभी तक मेजर लिए हैं। जैसे ग्राउंड वाटर के ऊपर क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर आया है कि
नहीं आया, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा ये इकोनॉमिक और जो ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह इन पार्ट से वैसे भी ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए अपन ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई, है ना। दूसरी बात अपन ने क्या करी, दूसरी बात अपन ने अटल भूजल योजना, ठीक है, ये लेकर आए। तीसरी बात अपन नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट। एक्वीफायर मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर एक्वीफायर एक ही चीज़ होती है, ठीक है। एक्वीफायर मतलब वो स्पेस होती है, वो जगह होती है जिसके अंदर ग्राउंड वाटर स्टोर्ड है, समझ में आया, ठीक है। दैट इज एक्वीफायर। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेट सिस्टम, ये भी चीज़ अपन ने बनाई है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन वैसे आने का चांसेस कम है। उसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जल दूत, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पता नहीं आया, ठीक है। लेकिन जल दूत, अब इसमें जल दूत में इस टाइप के आ सकते हैं कि भाई जल दूत क्या चीज़ है, ऐसे पूछ लेंगे। लेट्स से प्रीलिम्स में पूछ लिया, ठीक है। इस साल के तो नहीं, क्योंकि इस साल के तो क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन अगले साल जैसे प्रीलिम्स में पूछ लिया, जल दूत इज एन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसा पूछ लिया। फिर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू जल दूत, समझ में आया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है पहला स्टेटमेंट लेट से इन्होंने दिया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट लेट से इन्होंने दिया कि ये जो जलदूत है ये ग्राउंड वाटर लेवल्स को मेजर करने के अंदर हेल्पफुल है, समझ में आया। दूसरा स्टेटमेंट मान लो इन्होंने दे दिया, अभी जैसे अपन क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जैक्टली, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे ना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा दे सकते हैं कि भाई ये जो जलदूत ऐप है ये जो है वाटर शॉर्टेज जिस भी एरिया के अंदर होती है वहाँ पे उसको जो है वो डेटा वगैरह कलेक्ट करता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो है वाटर को वापस बराबर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। वाटर शॉर्टेज वगैरह हो गई तो फिर ये क्या करते हैं, हेल्प्स टू मैनेज द क्राइसिस, समझ में आया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये चीज़ दे सकते हैं कि भाई जो है जलदूत जो ऐप है पीपल अंडर वाटर जो है शॉर्टेज रीजन्स या फिर क्राइसिस रीजन्स, या देखो जल वैसे जो है जल वैसे जो है यहाँ पे पानी वगैरह से डिनोट कर ही रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी सही हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो एनीवे सही हो गया कि ग्राउंड वाटर लेवल मेजर हेल्पफुल वगैरह ये सब चीज़ कर रहा है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, लेकिन वो जो स्टेटमेंट होंगे ऐसे नहीं होंगे कि भाई जलदूत के नाम पर उन्होंने ये चीज़ लिख दी कि भाई ये एक जो है क्या क्रिकेट मैच है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, समझ में। वो एकदम उसके जैसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये तो कुछ लग रहा है, समझ में आया, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर कंसेप्ट क्या है स्कीम का वो समझना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर अपन रिजेम्बलेंस के बेस पे चलेंगे कि भाई जलदूत इज एन ऐप तो कंफ्यूज हो सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। वाटर लेवल्स अक्रॉस द कंट्री वगैरह ये एक चीज़ है। बेंगलुरु होस्ट कॉन्फ्रेंस टू हेल्प सिटीज़ मेन स्ट्रीम क्लाइमेट एक्शन, तो यहाँ पे देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली बन सकता है ना। तो C40 सिटीज़, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं, तो C40 सिटीज़ क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप एक ये ग्रुप है जिसके अंदर जो है अर्बन 20 करके एक इनकी डिप्लोमेसी टाइप है, सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है ना। और इसके अंदर क्या चीज़ करी जाती है, तो जो G20 की मेंबर स्टेट्स हैं उनकी टोटल 100 जो अलग अलग सिटीज़ के मेयर्स हैं उन्होंने मिलके ये ग्रुप बनाया ताकि क्लाइमेट क्राइसिस को जो है अपन कन्फ्रंट वगैरह कर सकें, समझ में आप। जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये U20 के अंदर क्या करते हैं, डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट डेवलपमेंटल इश्यूज़ वगैरह सिटीज़ अर्बन एरियाज़ वगैरह से रिलेटेड उन सबको अपन डिस्कस करते हैं। अब इंडिया की लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, अच्छा इसके अंदर अपन ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज वगैरह, तो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से शायद इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया UPSC में, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ दूसरी 2-3 जगह पे तो आई ही है डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इंडियाज़ लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसको याद रखना, आगे भी अगर ये चीज़ आ जाएगी भाई लाइफ इनिशिएटिव क्या चीज़ होती है, तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, समझ में। गुड। फिर अर्बन फॉरेस्ट्री वगैरह के ऊपर अपन कर चुके हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, वो हैदराबाद वाला क्वेश्चन था, ठीक है, हैदराबाद वाला जो क्वेश्चन था अभी रिसेंटली आया था, मेरे ख्याल से 22 में या 21 में कभी आया है, ठीक है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस वगैरह ये सारी चीज़ हो गई।
नेक्स्ट है, छोटी सी न्यूज़ है, इसरो कैरीज आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग पोम-2 इन PSLV C55 मिशन। अब ये क्या चीज़ है, एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या, देखो PSLV एक लॉन्च व्हीकल है ना, ठीक है। और ये जो लॉन्च व्हीकल है, इस लॉन्च व्हीकल के अंदर 4 स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है। इस 4 स्टेजेस का क्या मतलब है, कई बार आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी, तो मूवीज़ के अंदर एक ऐसा रॉकेट देखा होगा जो कि स्पेस में जाता है। इस रॉकेट के साथ में यहाँ पर जो है कुछ बूस्टर्स लगे हुए होते हैं, देखें, ठीक है, ऐसे कुछ बूस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। बूस्टर्स के अलावा यहाँ पर आगे एक बड़ा सा टैंक वगैरह, टैंक टाइप भी लगा हुआ था। टैंक मतलब उसका, ठीक है, वो वाला आर्मी वाला टैंक नहीं, नॉर्मल पानी जैसा लिक्विड जैसा टैंक होता है, वैसा एक टैंक यहाँ पे लगा हुआ होता है ना। तो मेन रॉकेट तो ये हो गया और बाकी की चीज़ें ही हो गई। अब जैसे ही ये स्पेस में जाता है तो अपन देखते हैं कि जैसे थोड़ा ऊपर गया तो ये टैंक उतर गया। तब क्या चीज़ हो रही है, तब ये सिर्फ ये जो है, ये 3 ही चीज़ें चल रही है एक साथ, समझ में आया, ठीक है। ये तीनों एक साथ चल रही है और तीनों के अंदर से यहाँ से जो है आग वगैरह निकलती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसके अंदर क्या चीज़ होती है कि बस खाली जो है रॉकेट ही होता है ना, और जो बाकी की दोनों चीज़ें हैं वो उतर जाती है, ठीक है। तो ये दोनों उतर जाती है, ऐसे उतर के फिर नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको अपन बोलते हैं 4 स्टेजेस वगैरह। अब इसके अंदर भी फिर बाद में जैसे जैसे ऊपर जाता तो नीचे का ये अलग होता रहता है, ये अलग होता रहता, तो इस तरीके से अलग अलग कटता रहता है ना। तो 4 स्टेजेस के अंदर अभी प्रेजेंटली क्या सिस्टम है, अभी प्रेजेंटली ये सिस्टम है कि 2 स्टेजेस जो है वो तो सॉलिड फ्यूल के ऊपर चलती है और 2 स्टेजेस जो है वो लिक्विड फ्यूल के ऊपर चलती है। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या चीज़ करी, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लास्ट वाली स्टेज है, 4th स्टेज है, 4th स्टेज के अंदर ये देख रहे हैं कि एक तो हम लिथियम आयन बैटरी, और दूसरा जो अपना ये है, क्या नाम है, सोलर पैनल्स, इन दोनों को लगाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी अलग सी चीज़ होगी। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा जो फ्यूल होता है उसका कंजम्पशन कितना कम हो जाएगा अगर यहाँ पे सोलर पैनल्स लगा दिए डायरेक्टली, समझ में। तो ऐसे कुछ यहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह लगाने की बात है। ऑल्दो अभी तक ये चीज़ जो है ढंग से इंप्लीमेंट वगैरह हुई नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा खास आई नहीं है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक अपने एग्ज़ाम में आएगा पोम वगैरह के बारे में, तब आप मेरे ख्याल से वैसे पकड़ लोगे, क्योंकि तब तक शायद कुछ हो जाए तो। और बाकी जो है वैसे आप रिजम्बलेंस के हिसाब से याद रख सकते हो भाई, व्हाट इज़ पोम-2, तो इट इज़ द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विच वी आर यूजिंग फॉर PSLV मिशंस फॉर अ न्यू काइंड ऑफ पावरिंग सिस्टम, समझ में आया, ठीक है, न्यू काइंड ऑफ पावरिंग सिस्टम, गुड। नाउ 3 डिकेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। इसके ऊपर आने से पहले एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो 50 ईयर्स ऑफ केशवानंद भारती केस पढ़ा अपन ने। इस 50 ईयर्स ऑफ केशवानंद भारती केस के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहली बात तो अपन ने ये देखी कि भाई ये केस किस तरीके से अपन जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वगैरह इसके स्कोप को इंक्रीज़ करा है। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, उसके अलावा अपन ने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर 2-4 चीज़ें कौन कौन सी है। इसके अलावा अपन ने देखा कि ये जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, ये स्टेट ऑफ केरला वगैरह के अगेंस्ट था, और इसने जो है बेसिक स्ट्रक्चर की डिबेट यहाँ से शुरू करी थी 1973 से। इसके बाद में फिर ये जो है 78 में जाएगी, 80 में जाएगी, ठीक है, अलग अलग जो है चलती जाएगी यहाँ पे कि वो तो होलोन वगैरह के अंदर जाएगी, है ना। चलो फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे में अपन ने समझा। तो ग्राउंड वाटर से जुड़े हुए 2 इश्यूज़ हैं, पहला है डिप्लीशन, दूसरा है पॉल्यूशन। दोनों के पीछे क्या कारण है, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर, ये तीनों कारण है। एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड के अंदर अपन ने डेटा देखा कि इंडिया जो है मैक्सिमम अपना पानी का यूटिलाइजेशन ग्राउंड वाटर से ही करता है। किसका डेटा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है। एग्रीकल्चर के अंदर अपन ने देखा कि इरीगेशन की जो नीड्स है उसमें से 2/3 नीड जो है वो अपन ग्राउंड वाटर से ही लेते हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड्स के अंदर अपन ने देखा कि 80% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहाँ से लेते हैं, तो वो अपन वापस ग्राउंड वाटर से ही लेते हैं। यहाँ पे फिर अपन ने कुछ जो है प्लान्स वगैरह देख लेते कि क्या क्या जो है गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ लेकर आई है। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लेकर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अलावा जल दूत एक ऐप बनाया। जल दूत ऐप बनाने के अलावा अटल भूजल योजना के अलावा जो है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्विफायर मैनेजमेंट, और इसके अलावा इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, INGRES, समझ में।
नेक्स्ट अपन ने C40 सिटीज़ देखा था। ये एक ग्रुप है, क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप है, जो कि किसका है, जो है G20 कंट्रीज़ है, इनका है। इस C40 के अंदर टोटल 100 मेयर्स हैं डिफरेंट वर्ल्ड की जो लीडिंग सिटीज़ हैं उन सब के, G20 के अंदर से, है ना। और इसके अंदर भी एक U20 है। U20 क्या चीज़ है? U20 इज, अब देखो G20 और ये यहाँ से G20 U20 ये तो आप समझ ही सकते हो, अर्बन 20 टाइप, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद इज़ अ सिटी और डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, बिल्कुल। तो ये क्या है? डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है जिसके अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक, क्लाइमेट और डेवलपमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस वगैरह किया जाता है G20 मेंबर स्टेट्स के अंदर। अपन ने अभी क्या काम करा? तो मोस्ट प्रोमिनेंट काम जो है वो लाइफ इनिशिएटिव है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, और अर्बन फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव है, समझ में आया? इसके अलावा अपन इसरो के ऊपर आ गए थे। इसरो के अंदर अपन ने पोम 2 को देखा। पोम 2 क्या चीज़ है? PSLV से जुड़ा हुआ एक जो है पावरिंग सिस्टम है, जिसके अंदर जो 4th स्टेज होता है, तो उस 4th स्टेज को अब चेंज करने का विचार बना रहे हैं, ठीक है। और 4th स्टेज के अंदर मतलब विचार बना रहे हैं, मतलब इसकी जो है यहाँ पे फिर आगे देखेंगे कि भाई कितना इसका वर्थ कितनी है और कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह कितना है, समझ में आया? उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? नेक्स्ट न्यूज़ है 3 decades ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कमिंग इनटू फोर्स। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड थे, बताओ? सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो तो अपने जो है पंचायती राज से रिलेटेड था, है ना। तो पंचायत से रिलेटेड था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो अपनी अर्बन लोकल बॉडी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है इनसे रिलेटेड था, ठीक है। तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, है ना। 73rd 74th ये दोनों हो गए। प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, तो मेजर अचीवमेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ कुछ बातें करी गई है, जैसे कि है ना इलेक्टेड वुमेन वगैरह, राइट। तो इलेक्टेड वुमेन वगैरह, ठीक है। इलेक्टेड वुमेन को अब जो है सीट वगैरह मिली है, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर 50% जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोकल बॉडीज़ के अंदर वो वुमेन ही है। बट द इशू इज़ ये ठीक है, ये डेटा अच्छा है, लेकिन ये डेटा पूरे तरीके से सही नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अपन को पता नहीं है। यहाँ पे एक इशू आता है सरपंच पति का। सरपंच पति के कंसेप्ट के बारे में पता है किसी को? ठीक है। तो सरपंच पति बहुत ज़्यादा इशू वाली बात है। सरपंच पति के अंदर क्या चीज़ होती है? देखो, पंचायती राज वगैरह के अंदर क्या चीज़ बनती है, जैसे ये मान लो कि पूरा पूरा एक ब्लॉक, इसको अपन ने ऐसे डिवाइड कर दिया। इस ब्लॉक के अंदर ये यहाँ पे मल्टीपल विलेजेस हो गए। अब इन मल्टीपल विलेजेस के अंदर ये किस तरीके से जो चीज़ चलती है, उसके अंदर ऐसा होता है कि लेट्स से कि भाई ये फर्स्ट विलेज है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, समझ में, एंड सो फोर्थ, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट विलेज है, इस फर्स्ट विलेज के अंदर जैसे ये बात करी गई कि भाई इस साल या इस बार जो है यहाँ पर सिर्फ SC ही सरपंच बन सकता है। यहाँ पर ये बात करिए कि यहाँ पर सिर्फ ST ही बन सकता है। यहाँ पर ये बात करिए यहाँ पर सिर्फ वेमेन ही बन सकती है, और यहाँ पर ये बात करिए यहाँ पर जनरल कोई भी बन सकता है, SC ST वेमेन कोई भी बन सकता है, समझ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बांट दिया गया। इसी तरीके से OBC वगैरह कुछ और जो है अंदर के डिफरेंशियस वगैरह कुछ कुछ हो सकते हैं, समझ में। लेकिन लेट से अपन इन चारों की बात करते हैं। अब इशू क्या होता है कि जो है ये चीज़ यहाँ पर अगर यही वाले बन सकते हैं, तो पहली बात तो SC ST के अंदर भी जो कम्युनिटीज़ वगैरह बनती है वो भी एक तरीके से पपेट पंचायत सरपंच वगैरह होते हैं। और विमेन के अंदर तो ये बात 100% पक्की है कि वहाँ पर जो है मैक्सिमम इंस्टेंसेस के अंदर, मैक्सिमम इंस्टेंसेस का मतलब है करीबन 90% इंस्टेंसेस के अंदर जो है विमेन के अंदर अपन को सरपंच पति का कंसेप्ट देखने को मिलता है। सरपंच पति के कंसेप्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप जैसे पंचायत में जाओगे, ये मेरे सामने की बात है ना, तो आप पंचायत में जाओगे, पंचायत के अंदर जो है वहाँ पे जो सरपंच होंगे, जो रियल सरपंच होंगे वो बैठी होगी। अब ये जो रियल सरपंच, ये पूरा घूंघट वगैरह डाल के बैठी, इनका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब एक बार ऐसा सोच के देखो कि भाई देश के प्रधानमंत्री घूंघट डाल के बैठे, उनका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा है, समझ में आया। और ये जो यहाँ पे सरपंच बैठे हैं, अगर आप इनसे कुछ बात करोगे तो ये आपको जवाब भी नहीं देंगे। इनके पास में एक पर्सन बैठा होगा, समझ में आया, जो कि ऑब्वियसली मेल होता है, ठीक है। इनके पास में एक पर्सन बैठा होता है और वो आपको जवाब दे रहा होता है, वो आपको पूरा बता रहा होता है कि देखो इसको यहाँ से ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो। उसके अलावा जो ऑर्डर वगैरह दे रहा होता है, तो ऑर्डर भी वही आदमी दे रहा होता है ना। हु इज़ दिस पर्सन? दिस पर्सन इज़ हर हस्बैंड,
समझ में आया। तो इनको इसलिए बना दिया गया क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन था, मेन नहीं बन सकते थे, मेल्स नहीं बन सकते थे, इसलिए एक वेमेन को ऐसे ही पपेट के तौर पे उठा के यहाँ पे बिठा दिया गया। लेकिन उनके पास कुछ भी डिसीजन मेकिंग पावर रियलिटी के अंदर नहीं होती है, और रियलिटी के अंदर वो कुछ भी जो है एक्सरसाइज नहीं कर रही होती, विल्ड नहीं कर रही होती है। समझ में आया। अब ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, SC ST जो विमेन वगैरह का जैसे अपन ने यहाँ पर देखा, तो ये चीज़ रोटेट भी करती है। ऐसा नहीं कि भाई जीवन भर यहाँ पर इस वाले जो विलेज है इसके अंदर SC ही बन सकते हैं, इसमें ST बन सकते हैं, इसमें विमेन नहीं बन सकती, ऐसा नहीं। ये चीज़ रोटेट करती है। जैसे कि ये जो चीज़ है, मान लो कि भाई SC वाली चीज़ अगली बार यहाँ पर आ जाए, तो ST वाली यहाँ पर आ जाए, विमेन वाली यहाँ पर आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इस बार यहाँ पर मान लो कि भाई जनरल, इधर यहाँ पे जनरल बन गए, इधर भी जनरल बन गए, इधर भी जनरल बन गए, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन आ गए, यहाँ पर पहले जो जनरल थे वहाँ पर SC आ गए, यहाँ पर ST आ गए, यहाँ पर विमेन आ गई। समझना है? इधर भी जनरल के अंदर मान लो OBC आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ रोटेट करती है, एक स्टेट एक विलेज से दूसरे विलेज के अंदर जो है शिफ्ट होती रहती है। कभी जनरल होते हैं, कभी विमेन होती है, कभी OBC होते हैं, कभी SC होते हैं, कभी ST होते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ रोटेट करती होती है। समझना? ठीक है। फिर क्या चीज़ है? मैनी इलेक्टेड मेंबर्स पर्टिकुलरली वेमेन, SCs STs बिगिनिंग असर्ट वगैरह, तो यहाँ पे SC ST वेमेन वगैरह इनको थोड़ा सा वो मिला है। क्रिएटेड हेल्दी कंपटीशन, उसके अलावा जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी हेल्दी कंपटीशन की एक भावना आई है, जिसके अंदर वो फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, इन तीनों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिवॉल्यूएट कर रहे हैं। समझ में? जितना ज़्यादा डेवोल्यूशन हो रहा है उतना ज़्यादा बढ़िया मान रहे हैं कि बेटे को ये कितना ज़्यादा जो है डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं सिस्टम को। समझ में? आप चैलेंजेस कौन कौन से? तो लैक ऑफ डेवोल्यूशन, पहला पॉइंट यही आता है कि भाई अभी भी इतना डेवोल्यूशन नहीं है, समझना, बहुत ज़्यादा वीक है। अभी भी जो है मेजॉरिटी जो पावर जो है स्टेट और यूनियन ही होल्ड करते हैं, वील्ड करते हैं। समझ में? इसके अलावा क्या चीज़ है? लैक ऑफ पावर टू मेक पॉलिसी, तो पॉलिसी मेकिंग पावर्स इनके पास नहीं है। ये एक तरीके से जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स होंगे उनको एज इट इज़ फॉलो करना है। इसका कारण क्या दिया जाता है, इसका रीज़न क्या दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे इसको एज इट इज़ पढ़ नहीं लेना है। इसका रीज़न एक्चुअली ये दिया जाता है कि ये जैसे अब इतना टाइम लग गया भाई, ये तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर आए थे, है ना, 1993 के अंदर, 1992 में पार्लियामेंट के अंदर पास हो गए थे, 93 और 93 के अंदर जो है इफेक्ट में आए थे, है ना, फोर्स में आए थे। तो यहाँ पे ये जो है इनको इतना टाइम कैसे लग गया 47 के बाद जाकर, फिर उसके बाद अगर मान लो 91 में भी स्टार्ट करा गया हो तो भी इतना टाइम लग गया, समझ में? और 92 तक बना है, 93 तक आया है, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग गया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है जो आर्ग्यूमेंट था, वो आर्ग्यूमेंट ये था कि जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, जो लोकल बॉडी लेवल के ऊपर जो भी लोग बैठे हैं, उनकी नीड्स और उनका विजन जो है बहुत ज़्यादा पैरोकियल है। वहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन वगैरह नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा जो है सेक्युलर थिंकिंग वगैरह नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा जो है ओवरऑल जो कंट्री लेवल का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट कम है, वो माइंडसेट नहीं है। जिस चीज़ की वजह से क्या होगा, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो भी अगर लॉज वगैरह बनाने की, पॉलिसी बनाने की पावर अगर यहाँ पे दे दी गई, तो फिर यहाँ पे लॉज जो है बहुत ज़्यादा पैरोकियल विजन के साथ में बनी है। कई जगह पर ऐसे लॉज होंगे कि भाई विमेन को जला दिया जाएगा, ये कह कर कि भाई ये तो विच है, समझ में? तो विच हंटिंग के लॉज भी हो सकते हैं वहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पर उनको पावर नहीं दी गई थी। अब जो है लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पावर की रिक्वायरमेंट वगैरह ऐसे देखनी पड़ी। अच्छा, इसके अलावा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा फोकस करा था, तो नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। गांधी जी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा था। उन्होंने कहा था कि जब भी डेवलपमेंट हो, अगर डेवलपमेंट नीचे से हो, समझ में, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर डेवलपमेंट हो तभी डेवलपमेंट बेहतर होगा। तो नीचे, सबसे नीचे एट लास्ट में कौन है? एट लास्ट लोकल बॉडीज़ हैं, समझ में आया? ठीक है, लोकल बॉडीज़ के ऊपर फिर उसके बाद मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे पंचायत वगैरह का ले सकते हो, उसके बाद में आप अर्बन या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह को ले सकते हो, उसके बाद स्टेट को ले सकते हो, फिर यूनियन को ले सकते हो, और ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट हो गया, समझ में? ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इस चीज़ के लिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ से नीचे से शुरू, अगर आप जो है ऊपर से आप शुरू करोगे, टॉप डाउन अप्रोच की अगर आप बात करोगे, तो फिर इतना बेहतर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, समझ में? तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों व्यूज़ प्रेजेंट कर दिए। गांधी जी का क्या व्यूज़ था, नेहरू का क्या व्यूज़ था, नेहरू एंड अदर जो भी लीडर्स थे उनका क्या व्यूज़ था, क्यों वो इस चीज़ को उस समय पर नहीं लेकर आए थे, समझ में आया? तो ये सारे इशूज़ थे। उसके अलावा एक चीज़ और भी देखने को मिल सकती है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये फर्स्ट विलेज है,
और ये सेकंड विलेज है ना, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है भाई, जस्ट बाद में, ठीक है। तो ये फर्स्ट विलेज हो गया, ये सेकंड विलेज हो गया। अगर इनको खुद की पावर बनाने का हक दे दें तो लेट्स से कि भाई यहाँ पे ये हक बनाई, यहाँ पे ये पावर बनाएगी। सो जो भी लॉ बनाया गया कि आपको जो है कैसे चलना है, तो रोड की लेफ्ट साइड के अंदर आपको चलना है, समझ में आया, ठीक है। लेफ्ट से रोड की लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे ये चला रहे हैं, तो रोड की लेफ्ट साइड में आप चल रहे हो, रोड की राइट साइड से गाड़ी आ रही है। उसके बाद क्या चीज़ होती है, यहाँ पे जो है ये वही चीज़ को चेंज कर देते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं भाई हमारे जो गांव है, हमारे गांव के अंदर तो उल्टी चीज़ होगी, हमारे गांव के अंदर आपको राइट साइड में चलना है, समझ में आया। और आपके क्या होगा कि भाई हाँ राइट साइड में चलना और लेफ्ट साइड से जो है गाड़ियाँ आएगी। तो इस केस के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, इस केस के अंदर जो है आदमी यहाँ तक सीधा सीधा जा रहा था, फिर आगे से गाड़ी आ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो क्या रहा है, समझ में आया। तो कुछ भी प्रॉपर एक सिंक्रोनस हारमोनियस लॉज वगैरह नहीं बन पाएंगे। तो जैसे आजकल भी अपने वो जो है वन पॉलिसी वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन ये, वन नेशन वन वो, इन सब की वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, इन सब की जो डिमांड चलती है ना, वो चीज़ें कभी भी नहीं हो पाती अगर आप इतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल के ऊपर इस तरीके से चीज़ें हो, समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस वगैरह यहाँ पे जो है एक पाइपलाइन वगैरह डाली गई है, वन लाइनर न्यूज़ है, देख लेना, इसको खास बात नहीं है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या चीज़ है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जो है फंड वगैरह कुछ कुछ बात करी गई है, और ये जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। प्राइमरीली इसके ऊपर फोकस करो। पॉन्जी स्कीम की छोटी सी न्यूज़ है, इसके अंदर ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो भी ऐसे फालतू के ऐप वगैरह चलते हैं इनके ऊपर हम क्रैक डाउन करेंगे। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या है, तो जैसे कूनो नेशनल पार्क के अंदर अभी जो है यहाँ पे चीताज वगैरह आए, है ना, कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीताज वगैरह है। तो वहाँ पर एक बात हुई कि भाई कूनो अभी भी, जैसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे चीताज को ये होल्ड कर सके। उसके अलावा अपन ने तो पूरा इनके साथ एग्रीमेंट करा है कि भाई आप इतने इतने चीताज को जो है रेगुलरली इतना इतना टाइम में भेजते रहोगे, समझ में आए। तो इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं है। अब कैपेसिटी चूँकि नहीं है, इसलिए यहाँ पर दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह को टाइम पर प्रिपेयर कर लें तो बेहतर है। तो यहाँ पर गांधी सागर सेंचुरी जो है, गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर है, इसको डेवलप करने की बात हो रही है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश पर है, बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान के साथ। रिवर चंबल यहाँ से फ्लो करती है। कूनो नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है, कूनो रिवर फ्लो करती है, जो कि एक ट्राइब्यूटरी है रिवर चंबल की, समझ में आया, ठीक है। और जो है रिवर चंबल कहाँ से फ्लो करती है, तो गांधी सागर सेंचुरी से फ्लो करती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, समझ में आया। फिर यहाँ पे कुछ फ्लोरा फौना दे रखा है, बट इनको ऐसे याद करना बेवकूफ़ी हो जाएगी। इसके बाद क्या चीज़ है, पुश कर लूँ, पुश, अच्छा यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये तो अपनी कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कूनो के अलावा यहाँ कहीं पे इस रीजन के अंदर जो है वो अपने गांधी सागर है ना। गांधी सागर के अलावा यहाँ पे तोरनमल है। तोरनमल के अलावा यहाँ पे देखो मेघघाट है। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी नंबर के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स वगैरह है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। इसके अलावा देवगांव है। देवगांव के अलावा और सतपुरा है। सतपुरा के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। पेंच है, पेंच के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ना। इसके अलावा जो है पंचमरी है, ठीक है, पंचमरी के ऊपर भी शायद क्वेश्चन आ चुका है। पंचमरी के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है अलग से, ठीक है, तो साइंस के एनसीईआरटी में। तो पंचमरी यहाँ पे नहीं दे रखा है। पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क के अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ के अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व है। कान्हा के अलावा बालघाट हिल फॉरेस्ट रेंज है ना। इसके अलावा संजय नेशनल पार्क है, ठीक है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क अलग है ना। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, वो सारे नेशनल पार्क अलग है। यहाँ पे संजय नेशनल पार्क है। तो संजय नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, दहगांव हो गया, है ना, सतपुरा हो गया, मेघाट हो गया, तोरनमल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो गांधी सागर देख लिया, पंचमरी देख लिया, कूनो देख लिया, है ना, ये सब चीज़ें। चलो नेक्स्ट एक फेस्टिवल है, छोटा सा 1 लाइन का है। तो इस फेस्टिवल, ये जो है कहाँ का फेस्टिवल है, तेलुगु, मतलब तेलुगु फेस्टिवल है एक तरीके से, लेकिन इसको कहाँ पे, वाराणसी के अंदर सेलिब्रेट करा गया है। क्यों करा गया है, क्योंकि हर 12 ईयर्स के अंदर वो उनका ज़ोडिएक साइन वगैरह देख के फिर वहाँ पे जहाँ पर भी करते हैं, और ये अलग अलग रिवर्स वगैरह होती हैं, उन रिवर्स वगैरह की पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रिवर्स हैं। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, कैल्शियम कार्बाइड, गुड। ये देखो, वैसे ही मैं आपको बताया तो कैल्शियम कार्बाइड क्या चीज़ है।
तो माइंस वगैरह के अंदर यूज़ करने वाला एक केमिकल सब्सटेंस टाइप आप इसको देख सकते हो, ये है। माइंस वगैरह के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन क्या चीज़ देखने को मिली कि जो फ्रूट वेंडर्स हैं, है ना, फ्रूट सेलर्स वगैरह, और वो जो भी हैं मंडी वगैरह के अंदर जो पीपल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो है अपने गोदाम वगैरह के अंदर ये कैल्शियम कार्बाइड वगैरह को रख देते हैं। ये क्या करता है, कुछ गैस लीक करता है, और वो गैस क्या चीज़ करती है, वो गैस जो है जल्दी फ्रूट की राइपनिंग कर देती है, जल्दी फ्रूट जो है पक जाता है, ताकि उसको आप जल्दी बेच सकते हो। समझ में आया? ठीक है, कच्चा तो कोई खरीदेगा नहीं, तो अगर इसको लगाओगे तो जल्दी बेच सकते हो। इसकी वजह से इशू क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड की वजह से इशू क्या होता है, ये जो गैस निकालता है इसकी वजह से एक तो कैंसरोजेनिक कार्सियोजेनिक जो है इश्यूज़ हैं, तो कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, दूसरी बात स्किन इरिटेशन वगैरह। ठीक है, तीसरी बात जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह आपको क्रिएट कर सकता है। समझ में आया? तो ये जो गैस होती है ये हाईली टॉक्सिक होती है, इसलिए यहाँ पर जो है एक गाइडलाइन वगैरह लाई गई है कि भाई इसको रोको करो, और ये अनऑथराइज्ड है वगैरह वगैरह, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग एजेंट है, अनऑथराइज्ड है। समझ में आया? ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, मेटल इंडस्ट्रीज माइनिंग वगैरह के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिलीन गैस ये प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? गुड। डार्विन्स थियरी 1 लाइन की न्यूज़ है, इसके अंदर क्या है, एनसीईआरटी के बारे में आपने सुना ही होगा कि भाई एनसीईआरटी की जो न्यूज़ अभी चल रही है उसके अंदर वो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को हटा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो उसके अंदर एक चीज़ जो चार्ल्स डार्विन की जो थियरी थी, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, इन दोनों की जो थियरी थी एवोल्यूशन की, उसको हटा दिया गया है। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग नाराज़ हुए हैं, है ना। ठीक है, असलियत में एवोल्यूशन कैसे हुआ पता है आपको? चार्ल्स डार्विन से नहीं हुआ, असलियत में 2 लोग थे। ठीक है यार, हिंदू फिलॉसफी मुझे ध्यान नहीं है इसके ऊपर क्या कहती है। ठीक है, हिंदू फिलॉसफी का मुझे ध्यान नहीं, किसी को ध्यान हो तो मुझे बताना। जो क्रिश्चियन फिलॉसफी उसका तो मैं बताता हूँ, असली रियल बताता हूँ। ये तो सब चार्ल्स डार्विन वगैरह फालतू चीज़ें। रियल तो ये था, 2 लोग थे, एडम और ईव। ठीक है हेवन में रहते थे ये, इन्होंने एक एप्पल खा लिया था, इनको एप्पल नहीं खाना था, फॉरबिडन एप्पल था वो। ठीक है, जैसे ही एप्पल खा लिया तो इन्हें बैनिश कर दिया गया था हेवन से, और इन्हें भेज दिया गया था अर्थ के ऊपर। तो अर्थ एक जेल है, अर्थ इज़ अ जेल। फिर उन्होंने अपने अंदर ही जो है क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन वगैरह करा। इसके बाद इनके जो ऑफस्प्रिंग्स वगैरह हुए उन्होंने भी अंदर ही रिप्रोडक्शन वगैरह करा। ठीक है, अंदर ही रिप्रोडक्शन वगैरह करा, है ना। ठीक है, तो वो जो आप खैर चलो छोड़ो, तो रिप्रोडक्शन वगैरह करो, और इस तरीके से जो अर्थ पॉपुलेट हुई है। समझ में आया? दिस इज़ रियलिटी, हंसो मत। चलो फिर उसके बाद क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर अपन बात करें, नाउ व्हाट इज़ बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, वेरी सिंपल सा है, एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा इसको, सिंपल सी बात है। लेट्स से कि भाई दिस इज सरफेस, दिस इज अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि एक तो क्रूज मिसाइल्स होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है। क्रूज मिसाइल्स कैसे चलेगी, क्रूज मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, तो ये सरफेस से भी हो सकती है, एयर से भी हो सकती है। दोनों ही केस के अंदर सरफेस से अगर निकली तो ये ऐसे ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पर पहाड़ है, समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे पहाड़ से ऊपर चली जाएगी, फिर ये वापस अगर नीचे हिट करना नीचे चली जाएगी, ऊपर जाना वापस ऊपर चली जाएगी, फिर इधर चली जाएगी, उधर इधर किधर भी चली जाएगी। दीज आर क्रूज मिसाइल्स। समझ में आया। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसे काम करती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स देखो, ये सरफेस है और ये वापस अपर एटमॉस्फेयर है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर काम करती है? बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री के ऊपर काम करती है, जिसके अंदर वो यहाँ से ज़मीन से निकली। ठीक है, सरफेस टू एयर भी हो सकती है, सरफेस टू सरफेस भी हो सकती है, सरफेस टू स्पेस भी हो सकती है ना। तो ज़मीन से निकली, ज़मीन से निकल के ऐसे ऊपर गई, शूट अप, समझ में आया। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद फिर उसके बाद जो है ये वापस नीचे आती है। नीचे जब आती है तो ग्रेविटी का पुश भी लगता है, फ्रिक्शन भी कम लगता है, और उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जहाँ पर भी इसको जाना होता है डायरेक्ट हिट करती है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका जो टारगेट वगैरह है वो चेंज यूजुअली नहीं हो सकता है। क्रूज मिसाइल का टारगेट चेंज किया जा सकता है, इसका टारगेट चेंज नहीं किया जा सकता, और ये इस तरीके से लगती है। समझ में? एक मज़ेदार बात आपको मैं बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है, कई जगह ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना इट वॉज बैड, बट बैलिस्टिक मिसाइल्स वर वर्स। समझ में आया? ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स ने बैलिस्टिक एरा शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना, अक्सर अपन कहते हैं कि भाई इस गॉन बैलिस्टिक, ये बैलिस्टिक हो गया, वो बैलिस्टिक हो गया। समझ में? तो बैलिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ एक इनर्ट इशू था। न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो मिसाइल नहीं है, बॉम्ब है। उसको आपको एक जगह पर ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और उस जगह ड्रॉप करने के साथ में इशू ये है कि जो ड्रॉप कर रहा है एक तो उसको उस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि भाई ड्रॉप करना अपना आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है।
समझ में आया? जिसके अंदर क्या चीज़ है, जिसके अंदर ये चीज़ है कि भाई जो है अगर आपने जैसे ड्रॉप करने के लिए आपको एग्जैक्टली उस लोकेशन के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। अब उस समय पे हिरोशिमा नागासाकी ठीक है, उस समय पे उनके पास इतने ज़्यादा जो है ये जैसे थार्ड और इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, समझ में आया? आज की तारीख में है, समझ में, S400, S300, S500 थार्ड, ठीक है, आज की तारीख में ये सब चीज़ें हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ऐसे ही टहलते टहलते वहाँ पर जाओगे कि भाई बम फेंकना है, ठीक है, और वो आपको बोलेंगे अच्छा अच्छा आओ आओ, समझ में आया? ठीक है, आप जब तक उनकी टेरिटरी में घुसोगे उससे 100 किलोमीटर दूरी वो आपको शूट डाउन कर चुके होंगे, समझ में आया? तो इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स वॉज अपने आप में ठीक है, इशू वाली बात थी, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा इशू वाली बात थी बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर भी पर्टिकुलरली ICBMs। व्हाट आर ICBMs? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर ICBMs? ICBMs आर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। जैसे कि अग्नि जो मिसाइल्स हैं वो सारी सारी इंटर कॉन्टिनेंटल है। इंटर कॉन्टिनेंटल का क्या मतलब होता है? ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है और ये रशिया है, ना। अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर क्या चीज़ आपको करनी पड़ रही है, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि इस मिसाइल को आपको यहाँ पे प्लांट नहीं करना है, यहाँ पे प्लांट नहीं करना है, इस जगह पे प्लांट करो और यहाँ से यहाँ लॉन्च करो। समझ में आया? ठीक है। या फिर जो जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर आपको ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को यहाँ पे ताइवान के पास में कहीं पे प्लांट नहीं करना, यहीं पे प्लांट करो, यहाँ से यहाँ बीजिंग के ऊपर, समझ में है? यहाँ से यहाँ जो है डायरेक्ट जो भी पाकिस्तान वगैरह के ऊपर, ईरान के ऊपर, कहीं पर भी, अफगानिस्तान वगैरह, जितनी रेंज है अपनी, समझ में आया? तो अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल्स की अलग अलग रेंज होती है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 5000 किलोमीटर्स, समझ में आया? गुड। चलो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? लॉकबिट रैंसमवेयर, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। वनडे एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉकबिट क्या चीज़ होती है, रैंसमवेयर को छुपा देंगे, वो बोलेंगे ये लॉकबिट क्या चीज़ होती है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या चीज़ करता है? रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में अटैक करेगा, आपके कंप्यूटर में आके जो भी आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है, लेट से आप कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिसर्च पेपर्स वगैरह, आपको सालों लगे उन सब चीज़ों को बनाने में, है ना, और उन्होंने उसको लॉक कर दिया और अब वो आपसे मिलियंस की डिमांड कर रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि या तो ये मिलियंस दो, नहीं तो हम इनको जो है पब्लिक के अंदर रिलीज़ कर देंगे या फिर हम इनको जो है डिलीट कर देंगे। अब बैठे रहना, और आपको ये है कि यार अगर ये लॉस हो गया तो सब कुछ लॉस हो जाएगा, तो आप जो है फिर उसके बाद इनको करोड़ों अरबों रुपए जितने भी ये मांगते हो उतने रुपए आप इनको देते हो, समझ में आया? तो दीज आर रैंसमवेयर्स। अब ये रैंसमवेयर्स के अंदर क्या है, इनक्रिप्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह को, और इसे ABCD वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनक्रिप्शन होता है उसका एक्सटेंशन है ABCD होता है। जैसे अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, .PDF, जो EXE वगैरह, वैसे यहाँ पर .ABCD लिखा हुआ जाता है। अब इसको कैसे खोलोगे ABCD को? समझ में आया? तो इसके लिए इंक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, वो जो भी की उन्होंने लगाई है यूज़ करी। अब ऐसा नहीं है कि बिना की के आप जो है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। इन्हें क्रिप्टो वायरस भी कहते हैं, इसलिए क्रिप्टो वायरस कहते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की फिर ये मांग करते हैं फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए। खेलो इंडिया के ऊपर एक न्यूज़ है। फिर इसके बाद जो है पर्सनालिटी के ऊपर जो है बसवेश्वरा के ऊपर अपन बार बार रिपीटेड टाइम्स पढ़ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे दे भी रखा है, तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना लेकिन इन्हें। चलो अब क्या है अपने पास, एथिक्स और कल्चर का कुछ टॉपिक है ना, इनको लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला छोटा सा है, ठीक है। 2-5 मिनट लगेंगे, उसके बाद बस ख़त्म करते हैं फिर। तो इसके अंदर एग्जैक्टली ये कल्चर का कम है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, वायाकॉम सत्याग्रह को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो उसको सेलिब्रेट वगैरह करा गया था, है ना, बोथ तमिलनाडु एंड जो केरला गवर्नमेंट है उन दोनों ने। वायाकॉम सत्याग्रह के अंदर क्या चीज़, क्या इशू क्या था, तो देखो एक महादेव टेम्पल था। कहाँ पर था ये महादेव टेम्पल? ये जो है अपने वायाकॉम एक जगह है केरला के अंदर, वहाँ पर था। यहाँ पर जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, एजावाज और पुलावाज वगैरह, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इन कम्युनिटीज़ को इसकी रोड एक्सेस करने से मना कर रखा था कि आप इस टेंपल की जो रोड्स हैं, ठीक है, 4 रोड्स जाती थी, तो इस टेंपल की जो चारों रोड्स हैं उनमें से किसी को भी आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेट अलोन ये यूजिंग टेंपल तो बहुत ज़्यादा दूर की बात होती है, अब रोड के ऊपर भी नहीं आ सकते हो। ये लोग कौन थे? ये लोअर कास्ट के लोग थे, अनटचेबल्स, दलित वगैरह, वो वाले लोग थे, समझ में आप।
पुलावास एंड पुलायास, ठीक है। अब इन लोगों को जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है डेरोगेटरी बात इनके ऊपर लगा रखी थी। इसके ऊपर फिर जो है कुछ जो अपने सोशल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने जो है पूरा मूवमेंट लॉन्च करा जिसे अपन कहते हैं वायकॉम सत्याग्रह, है ना। वायकॉम क्योंकि जगह का नाम वायकॉम है, तो वायकॉम सत्याग्रह। इसके अंदर कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स थे जैसे कि जॉर्ज जोसेफ। नाउ दिस जॉर्ज जोसेफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है। इनके बारे में कभी मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। और ये जो है जैसे इन्होंने जो है NCM वगैरह के अंदर पार्ट लिया था, NCM वगैरह के अंदर होम रूल वगैरह के अंदर भी ये रीजनल वहाँ पे लीडर थे। उसके अलावा एक दो एडिटोरियल वगैरह एडिटर वगैरह भी थे एक दो पेपर्स के अंदर, है ना। इंडिपेंडेंट जैसे एक पेपर था। उसके अलावा TK माधवन के अलावा EV रामास्वामी नईकर। नाउ द न्यूज़ इज रिगार्डिंग EV रामास्वामी नईकर, पेरियार जिन्हें अपन कहते हैं, ठीक है, पेरियार EV रामास्वामी नईकर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर थे। और जो है इसके अलावा KP केशवा मेनन के अलावा K कल्लप्पा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं। पिछले अगर 4-5 सालों का आप क्वेश्चन देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि 2013-14 में कैसे क्वेश्चन आते थे और 15-16 में उस टाइम पर कैसे क्वेश्चन आते थे, और अब जो है 18-19-20-21 इस टाइम पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपको हवा भी नहीं लगे कहाँ से कहाँ निकल गया क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो जगह है इस जगह के अंदर बताओ रविंद्रनाथ टैगोर ने पोएम लिखी कि नहीं लिखी ना। तो इसलिए आपको जो है, और पर्सनालिटीज़ भी काफ़ी सारी जो है टफ पर्सनालिटीज़ का नाम पूछते हैं, तो इसलिए इनका बारे में पता होना चाहिए। जॉर्ज जोसेफ, TK माधवन, EV रामास्वामी नईकर, KP केशवा मेनन और K केलप्पा। नाउ दिस K केलप्पा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। K केलप्पा जो है इन्हें केरला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। हु इज़, अब ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना, एक क्वेश्चन देता हूँ। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। बहुत ज़्यादा मतलब जो है तो फर्जी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना, ठीक है। फ्रंटियर गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी कैसे कहते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, गांधी जी की अगर अपन बात करें, फिर बाद में यहाँ पे गांधी जी भी एंट्री लेते हैं 1925 के अंदर। गांधी जी और C राजागोपालाचारी। नाउ हेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो गांधी जी की एंट्री हो गई, तो गांधी जी के जो भी पॉइंट्स वगैरह आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरी बात, C राजागोपालाचारी, ये जो है अपने लास्ट गवर्नर जनरल थे और इनके ऊपर ऑलरेडी मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं। इतने क्वेश्चन खाली CR फॉर्मूला C राजागोपालाचारी वगैरह के ऊपर आ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो C राजागोपालाचारी, इनके ऊपर जो है ये दोनों वहाँ पर आते हैं, कुछ मीटिंग्स वगैरह करते हैं वहाँ की जो महारानी वगैरह होती है उनके साथ में, और फिर उसके बाद वो जो है एक ऐसा फरमान निकालते हैं जिससे जो 4 में से 3 रोड्स हैं उनका एक्सेस मिल जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो जो 4 में से 3 रोड है उनका तो एक्सेस मिल जाता है कि भाई आप इन रोड्स को एक्सेस कर सकते हो, चौथी रोड को एक्सेस नहीं कर सकते हो। टेम्पल के अंदर आना अभी भी बहुत दूर की बात है, समझ में आया। फिर भी इसके बाद भी मूवमेंट चलता रहता है क्योंकि अभी भी टेम्पल एंट्री तो बाकी है ना, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि रोड एक्सेस टू रोड एंड टेम्पल एंट्री, समझ में आया। आउटकम इसका क्या निकलता है, आउटकम जो है फिर एट लास्ट गांधी जी और पेरियार के अंदर कुछ एक पॉइंट के ऊपर रिफ्ट हो जाता है। इसके अंदर एक्चुअली ये कुछ इशू ऐसा माना जाता है, अभी कितना सच है कितना पता नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ जो है वो डिनर वगैरह कुछ कर रहे थे और उसके अंदर गांधी जी वगैरह जो लोग थे, अब मुझे नहीं पता ये कितनी सही बात है, लेकिन गांधी जी वगैरह जो लोग थे वो ऊपर बैठे डिनर टेबल के ऊपर और पेरियार को नीचे बिठाया गया था, समझना, क्योंकि वो जो है छोटी कास्ट थे जो भी, तो पता नहीं सही है कि नहीं है, ठीक है। बट इसकी वजह से और भी कुछ इश्यूज़ वगैरह की वजह से जो है गांधी जी और पेरियार के बीच में रिफ्ट हो जाता है। फिर पेरियार अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। उस समय पे वो कांग्रेस के रीजनल प्रेसिडेंट थे, है ना। टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन अगर इसकी अगर अपन बात करें तो फिर बाद में जो है इसके 10 साल बाद मेरे ख्याल से 1935 में, ठीक है, जो है वहाँ पे ट्रावनकोर के जो महाराजा होते हैं वो टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन करते हैं, जिस प्रोक्लेमेशन से क्या होता है, जो बैन होता है टेम्पल एंट्री के ऊपर उसको हटा दिया जाता है, समझ में आया। तो अब कोई भी टेम्पल के अंदर एंट्री कर सकता है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन और वायकॉम सत्याग्रह, और उसके अलावा जो पर्सनैलिटीज़ के अपन ने नाम देखे। अदर टेम्पल मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। श्री नारायण गुरु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SNDP मूवमेंट था इनके ऊपर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एथिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ है मैंने स्टार्ट करी है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आमिना मैम जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के वीडियोस वगैरह लेकर आ रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो, डिसलाइक करें अगर अच्छा नहीं लगे तो, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। उसके अलावा
डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, फीडबैक्स वगैरह हैं, कुछ अपडेट्स वगैरह आपको चाहिए तो वहाँ से आपको मिल सकती है। नोट्स वगैरह मैं वहाँ पे पहले ही डाल देता हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा है फ्रंटियर गांधी का, वो मुझे बताना। फ्रंटियर गांधी के क्वेश्चन के अलावा जो है कुछ भी आपके क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, डाउट्स हों, फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। आई विल बी वेरी थैंकफुल। थैंक यू।